जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी फंक्शन को पढ़ रहे हैं और यह फंक्शन का जो प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम हम लोग बुक आर.एस. अग्रवाल से बना रहे हैं। तो आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आर.एस. अग्रवाल बुक से हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद होगा कि फंक्शन में जो एक्सरसाइज है आपका 2A एक्सरसाइज हैं बुक आर.एस. अग्रवाल में अगर देखते हैं तो हो सकता है एक्सरसाइज का नाम कुछ भी हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा फंक्शन में जो पहला एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज का आपका यहाँ पर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक को सॉल्व कर चुका था। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे और उसके बाद के प्रॉब्लम को देखेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पर प्रॉब्लम लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन n फ्रॉम n टू n, कहने का मतलब कि डोमेन जो है इसका नेचुरल नंबर है और कोडोमेन जो है इसका नेचुरल नंबर है, और ये फंक्शन आपका दिया गया है। कहता है इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है, इसे हमको प्रूव करके दिखाना है। तो ये जैसा कि फंक्शन एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 हमारा दिया गया है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा दो टर्म लेते हैं जो कि इसके है ना डोमेन में बिलोंग करता है। अगर एफ एन 1 इक्वल टू एफ एन 2 हो, याद होगा कि अब अगर एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 हो, इससे एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 निकल जाता है, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं 1 1 फंक्शन कहते हैं। जनरली टेस्ट करने का तरीका यही है, 1 1 को टेस्ट करने का तरीका। तो अब यहाँ से हमको क्या मिलता है, n1 के चलते n1 का स्क्वायर प्लस n1 प्लस 1, और यह n2 के चलते n2 का स्क्वायर प्लस n2 प्लस 1 मिलता है। यहाँ से 1 1 दोनों कैंसिल हो गया, ये आपका n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब फिर इस n1 को लिख दीजिए, n2 को लेफ्ट साइड ले आइए आप, तो ये आपका 0 हो गया। अब इसके बाद n1 माइनस n2 और यहाँ पर n1 प्लस n2। अब यहाँ पर ई तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है भैया, इसको हमने कैसे लिखा यहाँ पर, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, और यहाँ n1 माइनस n2 इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि n1 माइनस n2 अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो यहाँ मिलता है n1 प्लस n2 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलता है। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि आइदर n1 माइनस n2 इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स जो है n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा, और उसके बाद n1 प्लस n2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये चीज़ जो है यह आपका क्या बताता है, यह बताता है कि n1 प्लस n2 इक्वल टू माइनस 1। तो क्या इसे लेना यहाँ पर उचित रहेगा कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, इसको यहाँ से भगा दें? तो भगाने का कुछ रीजन होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं भगा सकते हैं। अब ये कह रहा है क्या कि दो नेचुरल नंबर का सम जो है -1 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सोचिए कि अगर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है आपका नेचुरल नंबर है, और ये सब नंबर जो है आपका क्या है, आपका डोमेन है। डोमेन से हम ये नेचुरल नंबर का कोई दो नंबर उठाएं और दोनों को ऐड करके क्या -1 प्राप्त कर सकते हैं? तो कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं ऐसा। इसलिए यह जो आपका फैक्टर है, इस फैक्टर को हम नेग्लेक्टेड कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे? नेग्लेक्टेड कर देंगे। मान्यता किसको मिलेगी? मान्यता इसको मिलेगी। यानी कि फाइनली हम देख रहे हैं कि इफ़ एफ एन 1 इक्वल टू एफ एन 2 होता है, तो इससे हमको n1 इक्वल टू n2 मिल जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करना है, यानी कि यह कह रहा है कि नॉट ऑन टू।
तो नॉट ऑन टू कहने का मतलब हो गया कि इनटू चेक करना है। तो आपको हमने कई बार बताया है, पिछले क्लास में भी हमने इस चीज़ की चर्चा की है कि इनटू प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। और क्या करते हैं हम लोग कि जो भी फंक्शन दिया रहता है, जैसे यह आपका एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, यह क्या है, इन टर्म्स ऑफ एन है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एक्स रहता है। अब इसी फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई में। तो इस वाई इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन लिख सकते हैं। अब इस n को हमको इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट करना है, और यह y जो है बिलोंग करता है इसके कोडोमेन में। कहाँ बिलोंग करता है, इसका कोडोमेन में बिलोंग करता है। देखिए, तो इसको हम लोग एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं। यह आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n हो गया, n में जो है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो n अगर हम निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a फॉर्मूला होता है। तो यहाँ b के जगह पे हमारा 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर फिर b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a, यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट 1 माइनस वाई है आपका। अब बाय कितना हो गया 2a, तो a के जगह पर आपका 1 है। तो हमारा n जो है यह इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस हो गया, इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस हो गया। अब क्या करना है, y का ऐसा वैल्यू सोचना है, कोई एक वैल्यू जिसके चलते इस n का मान नहीं निकले, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सोचते हैं, अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 जो है आपका 0 होता है। 4 इंटू 0 होने से क्या हो जाता है आपका, ये टर्म 0 हो जाता है, तो सिर्फ बच जाता है आपका 1 बच जाता है। तो इसको चलिए लिख के हम लोग समझते हैं। ये थोड़ा सा जगह खाली है आपका, इसी में समझिए कि अगर y का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में n का जो वैल्यू है हमारा -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा आपका। 0 होने से सिर्फ क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, अब बाय 2 हो गया। इट मीन्स -1 प्लस -1 बाय आपका 2 बचता है। तो n का एक वैल्यू -1 प्लस 1 बाय 2 आता है, और n का एक वैल्यू जो है -1 अब -1 बाय 2 आता है। n का एक वैल्यू जो है आपका 0 आता है, और n का एक वैल्यू जो है आपका -1 आता है। देखिए इसको सॉल्व करिए, -2 बाई 2 जो कि -1 देता है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो हमको n का दो वैल्यू मिल जाता है, यानी कि अब दूसरे अर्थों में समझिए कि यह y तो आपका क्या है, कोडोमेन है। जब ये y कोडोमेन है तो y में हमारा 1 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, क्योंकि यह n नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर के सेट में 1 आता है। अब 1 का अगर हम 1 रखकर इसको सॉल्व करते हैं तो n का जो वैल्यू आता है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आने का मतलब हो गया कि डोमेन में ये दोनों नंबर हमको नहीं मिल रहे हैं। अब इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि y इक्वल टू 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज जो है -1 और 0 बनता है, और -1 और 0 जो है इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो भैया हम इसको तब ऑन टू तो नहीं कह सकते हैं। ऑन टू होने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन में कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पर प्री इमेज हमारा नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ 1 के लिए ही नहीं, अगर आप इसमें जो है y के जगह पर 2 रख दीजिए, है ना, 2 रखते हैं तो आपका
प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। रख के देख लीजिए, आप 2 रख के देख लीजिए, आप और भी बहुत सारे वैल्यू को रख के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अंतिम में यहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर 0 and -1 बिलोंगिंग टू n कोडोमेन, माफ करेंगे, फॉर ये जो 1 है आपका 1 बिलोंगिंग टू n, यानी कि कोडोमेन में यह बिलोंग करता है n, है ना। इसका जो है प्री इमेज हैविंग नो प्री इमेज इन डोमेन में इसका प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा आपका, इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन यानी कि नॉट ऑन टू हो जाएगा। अब इसी चीज को आपका बुक का हिंट में अगर देखिएगा तो दूसरे तरह से बनाया है। एक प्रॉब्लम को बहुत तरीके से बना सकते हैं। अब वहाँ जिस तरह से बनाया है उसको आप थोड़ा सा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपको शुरू से बताया है कि अगर यह फंक्शन y इक्वल टू fx है, x के टर्म में होता है, तो ऑन टू को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं इसको, और फिर उसके बाद जो है इसका वैल्यू देखते हैं, y का किसी मान के लिए x का मान अगर नहीं आता है तो इनटू कह देंगे, और y के सभी मान के लिए अगर जो x का मान आ जाता है तब हम ऑन टू कहेंगे। समझ के बात को, इसी चीज को हम करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपको वही चीज को बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किताब के जो हिंट में दिया गया है उसे भी आप देख के बड़ी आसानी से समझ ही सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया गया है कि सो दैट द फंक्शन f n से लेकर z तक, z आपका क्या है, इंटीजर है, और डिफाइंड बाय fn इक्वल टू हाफ ऑफ n माइनस 1 वेयर n इज ऑड माइनस हाफ n वेयर n इज इवन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ पर जो है आपका दोनों मिलाकर 1 1 और ऑन टू भी होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए, 1 1 को प्रूव करने के लिए जनरल वे तो आप जान ही रहे हैं। अब यहाँ पर जनरल वे क्या है कि अगर हम x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर n की बात हो रही है, तो n1 और n2 जो है बिलोंग टू इसके डोमेन में बिलोंग करता है, और यह जो दोनों बिलोंग करता है, यह दोनों नंबर जो है आपका ऑड है। कैसा है, ऑड है। जब ऑड होगा, अब यदि हम fn1 इक्वल टू fn2 लिखेंगे तो ऑड के कंडीशन में हमको ये फंक्शन लेके काम करना पड़ेगा। 1/2 n1 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 n2 माइनस 1, तो हाफ हाफ यहाँ पर कट गया, और उसके बाद 1 1 भी कट जाएगा, माइनस 1 1 भी हट गया, तो n1 इक्वल टू n2 हो गया। तो ये कंडीशन जो है किसका है, 1 1 के लिए है। अब इसके बाद देखिए कि अगर हम n1 और n2 को इवन माने और इसको हम लेते हैं इसके डोमेन से लेते हैं, और इस कंडीशन में देखते हैं कि fn1 इक्वल टू fn2 होने पर क्या n1 n2 के बराबर होता है, यानी कि माइनस हाफ n1 इक्वल टू माइनस हाफ n2, अरे ये तो बराबर आ गया, इक्वल आ गया, n1 इक्वल टू n2 आ गया। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑन टू कह सकते हैं। देयरफॉर f इज ऑन टू 1 1 फंक्शन, माफ करेंगे, ऑन टू नहीं 1 1 फंक्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में और उठता होगा कि अगर हम ऐसा करें सर कि यहाँ पर n1 जो है ऑड ले लें और n2 जो है आपका इवन ले लें, और यह दोनों जो है नेचुरल नंबर इसके डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या इस कंडीशन में fn1 इक्वल टू fn2 लेने पर ऐसा भी तो हो सकता है, n1 इक्वल टू n2 हो सकता है। तो इसको लेके देखते हैं, इसको लेके अगर देखें हम 1/2 n1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस n2
हाफ इंटू n1, हाफ इंटू n2, इस तरह से लेंगे। हाफ हाफ यहाँ पर कट जाएगा, तो ये आपका n1 प्लस n2 इक्वल टू 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि इस सिचुएशन के लिए यह चीज़ मान्य नहीं है। यह चीज़ मान्य इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ डोमेन भी n है। डोमेन क्या है आपका? n है ना। n कहने का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 सब यही सब। अब कोई दो नेचुरल नंबर हम लेते हैं और दोनों का सम 1 के बराबर हो सकता है कभी? सोचिए, दोनों के सम जो है, जैसे इसमें से कोई दो टर्म उठाइए आप, है ना, क्या इसमें से कोई दो टर्म लेके आप इसको 1 के बराबर कह सकते हैं? 1 को लेंगे, इसके लिए 1 को लेंगे तो यो 2 आएगा। तो इसका मतलब कि यह जो है आपका क्या है? फॉल्स है। किस कंडीशन के लिए? अगर हम इस तरह से रूल को तोड़ते हैं, इस तरह से अगर रूल को हम लोग तोड़ते हैं तो यह आपका क्या हो जाता है? फॉल्स आ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को नहीं ले सकते हैं और यही दोनों हमारा मान्य होगा और इस दोनों के चलते हम 1 1 फंक्शन इसको कह सकते हैं। अब इसको हमको ऑन टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए देखा जाए कि यहाँ पर नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 4 5 6, ये सारा आपका नेचुरल नंबर होता है। अब यदि फंक्शन में हम लोग 1 लेते हैं तो 1 आपका क्या है? ऑड है। क्या है भैया? ऑड है। तो इसमें रखेंगे 1 माइनस 1 बाय हाफ इंटू 1 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे? हाफ इंटू 1 माइनस 1 करते हैं तो यह 0 आता है। अगर f2 हम लेते हैं तो चूंकि 2 जो है आपका इवन नंबर है तो इस फंक्शन को लेके चलना होगा। यहाँ हाफ इंटू 2 रख देते हैं, माइनस हाफ इंटू 2 रखते हैं तो माइनस 1 मिलता है। अब यदि यहाँ पर f3 हम लेके सोचते हैं तो हाफ इंटू 3 माइनस 1, ये हमको देता है 1। अगर यहाँ पर 4 लेके चलते हैं जो कि इवन है तो माइनस हाफ इंटू 4 इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है। उसके बाद f5 अगर लेते हैं तो हाफ इंटू 5 माइनस 1, ये आपको 2 मिलता है। उसके बाद अगर 6 लेते हैं तो माइनस हाफ इंटू 6 इक्वल टू माइनस 3 मिलता है। अब यहाँ पर इस सबको ध्यान से देखिए, यह जो आपका कोडोमेन का एलिमेंट मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? इधर से हमको मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और इधर से क्या मिल रहा है? -1 -2 -3, और ये जो है कहाँ तक चला जाएगा आपका? -3 -4 -5, ये सब मिल गया। ये दोनों को अगर मिला के सोचा जाए तो यह दोनों आपका क्या है? देखिए तो इंटीजर है कि नहीं? जेड है कि नहीं? ये आपका क्या है? जेड है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका जो इस फंक्शन का जो रेंज निकलता है, यह रेंज जो होता है किसके बराबर हो जाता है? इसके कोडोमेन के बराबर हो जाता है। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वैसी स्थिति में हमारा फंक्शन जो होता है ऑन टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्लियरली, है ना, वी गेट द रेंज इक्वल, रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या मिल जाता है? 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक। और एंड दिस रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन, यह जो रेंज है आपका कोडोमेन के बराबर है। देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दिस f(x) = x² + 1। तो ये जो फंक्शन है इसमें आपका देखिए डोमेन और कोडोमेन दिया गया है। तो डोमेन इसका r है और कोडोमेन इसका क्या है, r है। तो यहाँ जो पूछ दिया कि डोमेन बताइए, कितना बुड़बक है ये प्रॉब्लम कि डोमेन पूछा और डोमेन ऑलरेडी दिले है आपका, है कि नहीं। तो डोमेन में कोई डाउट नहीं है कि डोमेन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ना, क्लियरली डोमेन ऑफ f = क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी कि यह रियल नंबर हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर रेंज निकालने में टेंशन है, क्योंकि अगर यहाँ कोडोमेन आपका दिया गया है, देखिए r ही न दिया गया है कोडोमेन, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेंज और कोडोमेन जो है दोनों बराबर हो। हमेशा देखते हैं अगर बराबर हो जाता है, बराबर किसी किसी कंडीशन में हो जाता है, लेकिन हमेशा सबसेट होता है। अब इस कोडोमेन से कौन कौन सा नंबर को भगाए जो कि बचेगा रेंज में, उसको हम लोग रेंज कहेंगे, जो भी बचेगा उसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो इसके लिए हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, ये y = x² + 1, ये x के टर्म में दिया गया है। अब इसको जो है x² इस तरह से लिखें, इसको हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिए, y - 1 के टर्म में एक्सप्रेस कर लिए। अब देखिए कि स्क्वायर रूट में अगर कोई भी निगेटिव टर्म चला आता है तो वह इमेजिनरी हो जाता है, तो y का वैसा सभी वैल्यू यहाँ लेंगे जो इसको इमेजिनरी नहीं बनाए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक ना। तो अब y का वैसा जो वैल्यू है जिसके चलते यह इमेजिनरी हो जाता है, उसको हमको भगा देना है। तो भगाने के लिए क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हमको क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव, यह y - 1 का वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y > 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसके रेंज को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रेंज इक्वल टू ये आपका हो गया y बिलोंगिंग टू r सच दैट y > 1 होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और इसी रेंज में जो है यह फंक्शन आपका डिफाइन होता है। तो अब जो है ये सब प्रॉब्लम बहुत आसान सा है। तो ये आपका 14 नंबर हो गया। इसके बाद देखिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन गिव रीजन इन केस ऑफ ए फंक्शन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ये पहला नंबर दिया गया है, तो इसको तो हमने आप लोगों को शुरू से ही बताते हुए हम आ रहे हैं, है कि नहीं। अब इसके लिए हम फंक्शन को डिसाइड करेंगे, तो इसका डायरेक्ट पिक्टोरियल डायग्राम बनाकर भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, और शुरू से तो यही समझते आए हुए हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसका पिक्टोरियल डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इसमें -1 है, फिर 1 है आपका, फिर 2 है आपका, फिर 3 है। -1 का इमेज जो है 2 है, 1 का इमेज जो है आपका 8 है, 2 का इमेज जो है आपका 11 है, और 3 का इमेज जो है आपका 14 है। अब बताइए ये फंक्शन जो है, फॉलोइंग फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि नहीं। ये जो रिलेशन दिया गया है ये आपका फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन का डेफिनेशन याद कीजिए। तो फंक्शन का डेफिनेशन यही न कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से एसोसिएटेड हो तो हम उसको फंक्शन कहेंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ द यूनिक एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन, वही चीज़ है भी यहाँ पर, इसीलिए पहला नंबर जो है ना यह आपका फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ दूसरा नंबर का पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं। ये दूसरा नंबर का पिक्टोरियल डायग्राम, इसमें देख रहे हैं 1 1 4 9 16 है, 1 1 4 9 और 16 है। तो 1 को तो हम एक ही बार लेंगे। एक बार 1 का इमेज जो है 1 भी बन रहा है, एक बार 1 का इमेज -1 बन रहा है।
4 का इमेज देखिए 2 बन रहा है, 9 का इमेज देखिए 3 बन रहा है, 16 का इमेज देखिए 4 बन रहा है। तो इसको देखते ही आपको गुस्सा आ रहा होगा, है कि नहीं? ये फंक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यूनिक इमेज नहीं है, 1 का जो है इमेज यहाँ पर यूनिक नहीं है, इसीलिए यह आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर है? ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है। उसी तरह से देखिए ए बी सी डी दिया गया है, ए का इमेज जो है यहाँ पर हम लोग इसको सुधार लेते हैं, यहाँ पर पिक्टोरियल डायग्राम में देख लेते हैं, ए बी सी डी आपका दिया गया है, बी सी बी सी दिया गया है, बी सी दिया गया है, ए का इमेज आपका बी, अब बी का इमेज आपका सी दिया गया है, सी का इमेज जो है बी दिया गया है ना, और डी का इमेज जो है सी दिया गया है। तो ये आपका फंक्शन हो सकता है, और यह कैसा फंक्शन हो सकता है? मैनी वन फंक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ को तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे थे, पहले ही लेक्चर में ये सब चीज़ की जानकारी हमने दे दी थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में आपका कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आपका फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिया गया है, समझ गए? और इसका डोमेन निकालने के लिए आपको कहा गया। तो इसको देख के लग रहा है कि x का कोई भी वैल्यू अगर इसमें हम रख देते हैं, कोई भी वैल्यू, यानी कि रियल नंबर का ना वैल्यू, यहाँ देखिए रियल फंक्शन बोला है ना, अब ये नहीं कि ईटा पत्थर हम रख देंगे इसमें x के जगह पे, नहीं, क्या रखना है? रियल फंक्शन है तो रियल वैल्यू रखेंगे। तो कोई भी रियल वैल्यू हम रख देंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगा। लेकिन शक या डाउट यहीं पर होता है कि ऐसा कोई वैल्यू हमको नहीं मिल जाए जिसके चलते इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है जिस x का जिसके चलते डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यानी कि x स्क्वायर को -1 होना चाहिए, यानी कि x को जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होना चाहिए। अरे ये तो आपका कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। और यहाँ बात हो रही है किसका? रियल फंक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रियल फंक्शन की बात हो रही है। तो रियल फंक्शन में अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो है ये नहीं है, जब ये चीज़ है ये नहीं है तो इसको कुछ इफेक्ट कर पाएगा? इसका क्या कहते हैं, इसको 0 ला ही नहीं सकता है। सिर्फ यही एक इमेजिनरी नंबर है जिसको इसके डिनोमिनेटर को 0 बना सकता है, लेकिन ऐसा इमेजिनरी नंबर जो है इसके रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये नहीं है अस्तित्व में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? टोटल रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। अब इसके रेंज को निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको देखिए। इसके रेंज के निकालने के लिए इस फंक्शन को हमको इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस करना है। जैसे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखिए y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1 इक्वल टू, ये आपका y उधर चला गया। अब इसको एक्स स्क्वायर को देखिए तो y बाय 1 माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए इधर उल्टा दिए तो माइनस में आया, यहाँ पर माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया। तो इस तरह से x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ y बाय 1 माइनस वाई आपको मिल जाता है। अब इसमें सोचिए कि यहाँ पर y का वैल्यू क्या क्या संभव है जिसके चलते x डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पर y इसके लिए सबसे पहला कंडीशन तो ये है, वी मस्ट हैव, पहला कंडीशन तो ये है y बाय 1 माइनस वाई को हमेशा जो है भैया पॉजिटिव होना चाहिए।
और 1 माइनस वाई को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी यह जो है डिफाइन होगा, अन्यथा इमेजिनरी नंबर देना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? इमेजिनरी नंबर देना शुरू कर देगा। इमेजिनरी नंबर यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? आपका रियल नंबर है। अब देखिए क्लास 11 में इन इक्वेशंस पढ़े होंगे आप लोग। इन इक्वेशंस में आपको बताए थे कि अगर यह आपका पॉजिटिव में होता है तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव होता है और 1 माइनस वाई भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब यहाँ से जो है ये कह रहा है कि y जो है नॉट इक्वल टू 1 है। अब इस तीनों को मिला के सोचिए, तीनों को मिला के सोचिए, ये क्या कह रहा है कि y का वैल्यू तो 0 से बड़ा है और उसके बाद 1 से हमेशा छोटा होगा। y का वैल्यू क्या होगा? 1 से हमेशा छोटा होगा। यहाँ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू y लिखा हुआ है, तो इक्वल टू यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो इस दोनों को मिला के सोचते हैं तो यहाँ खाली इक्वल टू गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका रेंज निकलेगा, यही जो है आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 1 से छोटा तक। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो रेंज लिखेंगे f इक्वल टू है ना, ये y बिलोंगिंग टू r सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1, यह जो है आपका क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब इस RS अग्रवाल बुक में एक लास्ट प्रॉब्लम बच जाता है, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये दिया गया है, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर है, डोमेन इसका रियल नंबर, कोडोमेन इसका रियल नंबर। ये जो फंक्शन डिफाइन है इस तरह से कहता है कि मैनी वन और इनटू फंक्शन है, मैनी वन और इनटू फंक्शन है। तो मैनी वन को दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है, इनटू के लिए इनटू को दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैनी वन के लिए हम क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका यह आपका x1 जो है, जो आपका √2 दिया गया है, और x2 जो है आपका √3 हम ले लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम फंक्शन √2 निकालते हैं, √2 जो है इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के चलते क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर √3 लेते हैं, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है, इसके चलते क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ fx1 इक्वल टू fx2 मिल जा रहा है हमको, और जबकि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? मैनी वन फंक्शन कह सकते हैं। अब देखिए इनटू के लिए इसका जो रेंज है आपका क्या है? -1 और 1 है, और इसका जो कोडोमेन है क्या है आपका? R है। तो निश्चित रूप से रेंज जो है आपका सबसेट है कोडोमेन का। अगर ये इक्वल होता दोनों, तभी ना इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं, लेकिन ये तो आपका क्या कहते हैं? सबसेट है। तो जब सबसेट है तो इट इज इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। और एक बात भैया ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, किसी भी एक प्रॉब्लम को बनाने का बहुत सारा तरीका है, खासकर ये फंक्शन में जो है 1 1 और ऑन टू दिखाने का तरीका भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक समझ विकसित करना है, किसी एक रास्ते को लेकर नहीं चलना है। अगर आप शुरू से मेरी वीडियो को देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक तरह से समझे होंगे, मुझे यह पूरी उम्मीद है। अब इसी में से कुछ पिक्चर लगा दिया है कि फंक्शन हाफ का मान कितना होगा। ये हाफ जो है आपका रेशनल नंबर है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होगा। अब फंक्शन ऑफ √2 आपका इरेशनल नंबर है, इसीलिए इसका वैल्यू -1 होगा। ये फंक्शन पाई,
तो पाई का वैल्यू, पाई पर इसका वैल्यू जो है -1 हो जाएगा, क्योंकि पाई आपका इरेशनल नंबर है और 2 + √3 भी इरेशनल नंबर है, तो इसका भी वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बुक RS अग्रवाल का जो फंक्शन का एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज के हर एक प्रॉब्लम को हमने पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे देखकर लाभान्वित होंगे। अब इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।